be it personal relationships or business. Conflicts can be resolved with effective communication and mindful responses. तो ये साइलेंट हो जाने की जब प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज अ साइन ऑफ डेंजर इन अ रिलेशनशिप। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रिचार्ज होते हैं, उसमें आपको पीस चाहिए। बहुत सारे लोग तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, शादी के पचड़े से बचो, इससे अच्छा है कि लिविंग में चले जाओ। अगर आपके पास प्लान बी रेडी है ना, तो आपका प्लान ए जो मैरिज थी वो कभी काम नहीं करेगी। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने पेरेंट्स को अपनी मैरिज में मत इन्वॉल्व करो। जो चीज़ आप खुद सॉल्व कर सकते थे, सही बात या है। आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेके सॉल्व कर सकते थे, आपने सारे रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर लिया। दोनों साइड की फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए। व्हाई डू दे नीड टू नो इट? फ्रेंड्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत ही खूबसूरत वर्ड है जिसके अंदर हमको लव, टुगेदरनेस, बॉन्डिंग की फीलिंग आती है। पर अगर थोड़ा सा डीप लेवल पे जाया जाए तो फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, हार्ट ब्रेक ये भी नज़र आते हैं हमको। और इसलिए रिलेशनशिप के बारे में हम बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं कि एक अच्छा रिश्ता कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट मोनिका वसल हैं, जो एक रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन कोच है और बहुत सारे कपल्स की लाइफ में इन्होंने चेंज लाया है, लव और टुगेदरनेस को क्रिएट किया है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें करी हैं कि क्यों लव की जगह बिट्रियल रिलेशनशिप में आ जाता है, क्यों ट्रस्ट की जगह डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है, लोग क्यों शादी करने से घबरा रहे हैं और रिलेशनशिप को मजबूत कैसे किया जा सकता है, कैसे वो खूबसूरत एहसासों को इसके अंदर वापस लाया जा सकता है। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे टेकअवेज आप लेके जा सकते हैं इसमें से। हेलो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप हमारी बैकबोन्स होती हैं। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है, हैप्पीनेस अपने आप लाइफ के अंदर आती है। पर वहीं अगर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद टॉलरेबल नहीं है या जो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं मोनिका वसल। मोनिका वसल एक रिलेशनशिप कोच हैं। सो वेलकम मोनिका। हाय अमिता, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड मोनिका, सबसे पहले आप अपने बारे में अपनी जर्नी बताइए एज ए रिलेशनशिप कोच, देन वी कैन स्टार्ट विद अवर टॉपिक कि रिलेशनशिप में बहुत कुछ आजकल चल रहा है, बहुत गूफ अप चल रहा है, राइट? राइट, वेरी ट्रू। सो तो उसको थोड़ा सा लेयर बाय लेयर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? Okay, so how I started my career about 21 years ago ओके। in banking sector, wherein I started working in the corporate relationships. ओके। But soon I realized that managing relationships and strengthening connections comes to me naturally. So over a period of time, I realized that, be it personal relationships or business, conflicts can be resolved with effective communication and mindful responses. ओके। So that realization made me develop some simple, practical, and focused techniques. So which I initially tried with the couples, and the results were amazing. And that motivated me to help more people. And watching people improving their relationships, having happier homes, is an incredibly fulfilling experience. And I continue to support people who want to improve their relationships and have strong connections and want to have happier homes. ग्रेट ग्रेट। मोनिका, आजकल रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रहे हैं। एज ए रिलेशनशिप कोच आप भी फेस कर रहे होंगे बहुत ही अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। खासकर आज जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो कपल्स की रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं, राइट? तो आप क्या देखते हैं वहाँ पर? व्हाट आर द डायनेमिक्स? क्या चेंज आ रहे हैं? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स किस तरीके की बढ़ रही हैं ज़्यादा?
अमिता, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली कपल्स एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है आफ्टर मैरिज इज़ योर ओन कपल रिलेशनशिप। वहाँ फोकस कम हो जाता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। उस रिलेशनशिप को छोड़ के हमारे पास और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कई बार कर लेते हैं, कई बार नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं सोचता है। तो वो प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम टुडे। लॉट ऑफ माय फीमेल क्लाइंट्स से माय हस्बैंड गो साइलेंट। अच्छा। वो बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। सो आई डोंट नो हाउ टू मेक हिम स्पीक, एंड कैसे बात करूं। बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं। छोटी सी बात हुई, झगड़ा हुआ, महीनों महीनों बात नहीं कर रहे हैं। देयर आर क्लाइंट्स हु डू नॉट टॉक टू देयर वाइफ फॉर 3 months। राइट। सो दैट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड नॉट टू डिस्कस। सो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में। तो ये साइलेंट होने की प्रॉब्लम क्या मेंस के अंदर ही ज़्यादा होती है कि विमेन भी साइलेंट ट्रीटमेंट में बिलीव करती हैं? होता है women में भी, but it's very common in husbands. Okay. There are many reasons behind it. हस्बैंड के केस में साइलेंट होने के बहुत ज़्यादा पहले कॉमन हस्बैंड में केस में ज़्यादा रहता है। अच्छा। और उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो होता है कि हस्बैंड जो है उनको बीइंग अ मेल इन आवर इंडियन सोसाइटी, हम बचपन से जब बॉयज़ को बड़ा करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और अगर लड़का जो है रो रहा है तो हमारा सबसे पहला क्या फैमिली में उसको बोलते हैं, क्या लड़की की तरह रो रहे हो। आई नो, राइट। अरे मर्द को दर्द नहीं होता। बड़े कॉमन डायलॉग है ये, है ना। और छोटे लड़कों को आप सुनोगे तो अभी बोलते भी हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, है ना। हाँ, बच्चे मतलब अपना बड़ा वो प्राउड दिखाते हैं कि हम तो रोना मर्द हैं, नहीं है, रोते तो लड़कियां हैं, लड़के नहीं रोते राइट, हैं। राइट। सो ये हम उन्हें बेसिकली इमोशन सप्रेस करना सिखा रहे हैं। पेरेंट्स ने बचपन से जो अपब्रिंगिंग किया है मेल फेटर्निटी का हमारी सोसाइटी में, उनको इमोशन सप्रेस करना सिखाया। अब वो जो कंडीशनिंग बचपन से शुरू हुई, बड़े होने तक तो वो प्रो हो चुके हैं। राइट। दे प्रो हो गए हैं किसमें, इमोशन सप्रेस करने में। नाउ दे डू नॉट नो हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। उसमें रिस्पॉन्स क्या देना है और कैसे देना है वो नहीं पता। अब जब शादी हुई, वाइफ आई, आर्ग्यूमेंट्स होना तो नेचुरल है, हो जाते हैं, है ना, डिस्कनेक्ट्स होते हैं। अब उसमें दे डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, दे गो साइलेंट। वी ऑल नो इमोशन सप्रेस नहीं कर सकते हो आप। सप्रेस करोगे वो कहीं और से निकल जाएंगे। सो दे डू नॉट डिस्कस विद देयर वाइफ, दे डू नॉट टॉक। बड़ी बहुत सारी वाइफ्स, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे वाइफ बोल रही है कि मुझसे बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ही इज टॉकिंग टू माई सन, ही इज टॉकिंग टू माई चिल्ड्रन, ही इज टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स। सबसे बहुत खुशी से बात कर रहे हैं, मेरे पास आते ही एकदम क्वाइट। अच्छा, ओके। सो ये साइलेंट, एक तो ये वाला रीजन रहता है कि आपकी अपब्रिंगिंग में आपको इमोशन सप्रेस करना बताया, आपको बताया ही नहीं कि कैसे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके, बात करके चीजों को सॉल्व कैसे कर सकते हो। उन्हें पता ही नहीं है उस इमोशन के साथ करना क्या है। राइट। अब प्रॉब्लम वो है कि जो चीज इतने सालों में यू आर इन योर 30s और 40s अभी तक नहीं सिखाया, तो अब तो चेंज, कंप्लीट चेंज लाना तो बहुत मुश्किल है। दैट्स सो ट्रू। सो दैट्स सो ट्रू। तो ये साइलेंट हो जाने की जब प्रॉब्लम आ जाती है रिलेशनशिप में, दैट मीन्स दैट इज़ अ साइन ऑफ डेंजर इन अ रिलेशनशिप कि अब आपका रिलेशनशिप खतरे में है। बिल्कुल। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो साइलेंट होने का रीज़न जो है वो वाइफ खुद होती है। अच्छा, ओके। वाई? बिकॉज कुछ हस्बैंड, सारे तो, सब तो ऐसे नहीं होते हैं जिनको इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने आते। कुछ को तो आते हैं, पर जब वो करने जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, वाइफ को लगता है कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं किसी चीज़ का। अब ये तो झगड़ा करने की चीज़ है, एंड एवरी टाइम इट ब्लोज आउट ऑफ अ प्रोपोर्शन। वो हस्बैंड को अब पहले पेरेंट्स ने ट्रेन किया था, अब हम ट्रेन कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को सप्रेस कर लो। अब उसे 2 बार हुआ, 4 बार हुआ,
कंटिन्यूसली हो रहा है तो हस्बैंड को क्या लगता है कि मैं मैं ना कुछ ही भी बोलूँ तो बोल अच्छा है। सही बात है, कुछ भी बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएगी, फालतू में गुस्सा हो जाएगी, राइट, तो वो उस चीज़ के अंदर जब वो सप्रेस किया इतना सारा, तो अब वो राइट। क्या करेगा ना, राइट। ही विल प्रेफर टू इग्नोर यू, अवॉइड यू, सो दैट वो चीज़ कहीं गलत डायरेक्शन में नहीं जाए। वो वाली चीज़ में हाँ, वाइफ्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम वाइफ क्या कर सकती है इस केस में, वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज somebody हैज़ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अगर हम उस चीज़ को ये मान के चलते रहें कि ही इज साइलेंट, he is ignoring, he is not wrong everywhere, right? तो कहीं ना कहीं वाइफ को भी देखना पड़ेगा कि अगर आप ये बोल रहे हो कि आपका हस्बैंड साइलेंट हो गया, तो आपको ये भी देखना है क्या वाकई आप सुन रहे हो, क्यों क्या हो गया, वाकई आप पहले ये देखना जरूरी कि क्यों हो गया, राइट। क्या वो अपब्रिंगिंग का पुराना उसका कंडीशनिंग ऐसा हुआ है, या मैंने कुछ ऐसा किया। राइट, कहीं मैं एक्चुअली ऐसा ना हो कि जब वो बताता भी है तो उसके ऊपर अपनी 4 बातें और ठोक देती हूँ ऊपर से और उस ताकि चीज को रिजॉल्व करने की तरफ सुन के उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हो आप। क्या अगर आप सही सुन रहे हो बात तो है। वर्केबल है क्या, हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बड़ी Right. बेसिक सी 3-4 चीजें होती हैं जो एक हस्बैंड को चाहिए होती हैं। anyone, even if the wife is working, वो घर से बाहर रोज जा रहे हैं, they are going out to earn their living for their family, and we all know it's not easy, right? It's a brutal world outside, everybody is judging you. You have to, full day he or she has to uh, you know prove their worth in the outside world. वो एक कंटिन्यूस जो प्रेशर रहता है। उसके बाद जब आप घर आते हो, घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रिचार्ज होते हो, उसमें आपको पीस चाहिए। और अगर घर आते ही वाइफ के अपने नैगिंग, अपने झगड़े, अपने आर्ग्यूमेंट्स रेडी हैं, व्हाट विल ही डू, ही विल इग्नोर यू। दैट्स सो ट्रू, राइट। वाइफ अगर बिजी है खाना बनाने में, बिजी है कुछ और काम करने में, बिजी है बच्चों को पढ़ाने में, व्हेन हस्बैंड इज कमिंग होम, ही विल लर्न टू मेक हिमसेल्फ बिजी समवेयर एल्स। राइट। सो यू नीड टू नो, ये पहली चीज तो घर जो होता है वो इट शुड बी अ पीसफुल प्लेस। राइट। एंड सेकेंड थिंग इज यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज एट द राइट टाइम। जब उसने सीख लिया कहीं और खुद को बिजी करना, तब आप बोलोगे कि वो कहीं और बिजी है, तो इट वोंट वर्क। सही बात है। तो पहले ही आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना, एनर्जी इन्वेस्ट करना, डेंजर साइन को समझना, अपने पैटर्न्स को डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, वी ऑल वांट टू बी रिस्पेक्टेड, राइट। फेमिनिज्म के चलते वुमेन भी को है, सबको चाहिए, बोथ कपल्स वांट, बोथ पार्टनर्स वांट रिस्पेक्ट, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लेना तो बात कर रहे हैं पर देना भूल जाते हैं। एंड आई थिंक इट इज बोथ वेज। कई बार हस्बैंड भूल जाते हैं अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना, और कई बार वाइफ भूल जाती है। बहुत सारी जब वी आर टॉकिंग अबाउट साइलेंट हस्बैंड बीइंग साइलेंट, तो उसमें आप ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि आप हस्बैंड की गलतियां जो हैं उसके लिए आप उसको कंटिन्यूअसली दूसरों के सामने अगर बात कर रहे हैं, तो एवरीथिंग हैज टू हैपन विद इन योर रूम। राइट। दूसरों को वो चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाउ कैन यू रिस्पेक्ट ईच अदर? बाय ट्रस्टिंग ईच अदर फॉर देयर रोल। राइट। हस्बैंड को, इफ ही इज द मैन ऑफ द हाउस, ट्रस्ट हिम टू बी वन। यू आर द वुमेन ऑफ द हाउस, ही शुड ट्रस्ट यू फॉर बीइंग वन। और वुमेन बीइंग अ वुमेन ऑफ द हाउस, एक आजकल फेमिनिज्म के चलते हैं हम उसको ना छोटा लेवल मान लेते हैं कि अरे यार मैं क्यों करूँ ये सब कुछ, तो मैं, व्हाई ओनली वुमेन शुड डू इट। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाई यू शुड डू इट? बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू डू इट, राइट। ही डजंट नो हाउ टू डू इट, you are better in that. There are certain things he is better in, so we should trust each other for our respective roles. Right, that's so true. और आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ रोल्स का ना चाहते हुए भी डिवीजन है हमारी सोसाइटी के अंदर। कहीं ना कहीं हाउस फ्रंट पर, किचन फ्रंट पे विमेन का है अपर हैंड, फाइनेंशियल फ्रंट पर कहीं ना कहीं मैन का है अपर फ्रंट। वो अपने अपने रोल इस तरीके से डिसाइडेड हैं, डिवाइड किए हुए हैं शायद, कि हम सब भी कंफर्टेबल हैं उन रोल्स में। अगर हमें ट्रस्ट हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, तब तो शायद रोल में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आता है, एंड यू लिव अ वेरी गुड लाइफ बाय लविंग ईच अदर एंड ट्रस्टिंग ईच अदर। ट्रू। एंड आप with the changing world requirement, with the changing world dynamics, role change is a requirement for today, right?
So yeah, even if we have to do it, we should do it in a very amicable way. एक Right. दूसरे से बात करके म्यूचुअली अग्री करके करना चाहिए. That's so I'm not true. saying रोल चेंज, रोल रिवर्सल नहीं होने चाहिए. It's a need of the hour. होने हाँ, चाहिए. जहाँ पे बहुत मुझे लगता है जहाँ ज़रूरत है, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब आई थिंक कई घरों में चल भी जाता है अगर आप नहीं भी चेंज कर रहे हो, अगर दोनों साइड एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट. अगर फैमिली आपकी अच्छे से चल रही है, बच्चों के साथ आप लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट, होमली लवेबल एनवायरनमेंट बना के चल रहे हैं, देन इट्स योर चॉइस. राइट. ट्रू. वो अगर आप म्यूचुअली अग्री करके कर सकते हैं तो करिए. अदरवाइज शॉर्टकट्स लेके, गुस्सा करके, फोर्स के साथ करेंगे तो यू विल एंड अप स्पॉइलिंग मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ. राइट. दैट्स सो ट्रू. सो मोनिका, तो हम देख रहे हैं कि कई बार जो है हस्बैंड साइलेंट हो जाते हैं, राइट, और उसका वाइफ देन उनको ऑब्वियसली बहुत तकलीफ होती है कि हमारे हस्बैंड साइलेंट है. राइट. कहीं ना कहीं ये फिर लीड करता है इनविजिबल डाइवोर्स की तरफ. राइट. इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? Invisible divorce is a term, Amita, wherein both the partners are emotionally detached with each other. अच्छा. ये इमोशनल डिटैचमेंट शुरू क्यों होता है? जब जैसे हस्बैंड, जैसे मैंने बोला कि अगर हस्बैंड अपनी कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस एंड शेयर, वाइफ उस पर रिएक्ट करके उनको शट डाउन कर देती है. सेम चीज हस्बैंड भी करते हैं. राइट. अब दोनों ने जब किया तो आप क्या करेंगे उसमें? वाइफ क्या करती है, वो अगर हस्बैंड भी कर रहा है इसमें तो वाइफ अपने इमोशन सप्रेस करने लगती है. Right. जब हम दोनों अपने अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो इस केस में क्या होता है? इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है. ओके. सो आई हैव सो मेनी केसेस वेयर इन people come and tell me that we have a very transactional relationship. हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, और बाद में हम खुद ही सोचते हैं कि ये बात तो झगड़ा करने की नहीं थी. एंड व्हेन यू फाइट एंड आर्ग्यू, देन यू स्टार्ट गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू ईच अदर. ओके. आपको अगर याद रह रही है रिलेशनशिप में चीजें, तो क्या याद रह रही है? ओनली बैड एक्सपीरियंसेस. व्हाई? बिकॉज यू आर सो एंग्री विद ईच अदर व्हिच यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग. आपका माइंड आपको अच्छी चीजें याद ही नहीं करने दे रहा. एंड बैक ऑफ द माइंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, व्हिच इज डिवोर्स. अगर डिवोर्स हुआ तो हाउ विल आई मैनेज माई फाइनेंसेस, हाउ विल आई मैनेज माई चिल्ड्रन, हाउ विल आई मैनेज माई हाउस? यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. इमोशनल डिटैचमेंट हो गया, आपका इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, फिजिकल इंटीमेसी बिल्कुल खत्म हो चुका है. यू आर इन अ इनविजिबल डिवोर्स कंडीशन हियर. आप साथ रह तो रहे हैं बट साथ है नहीं. अब वो कंडीशन जब आ जाती है ना, तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. अगर किसी को भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो दे शुड टेक प्रोफेशनल सपोर्ट. राइट. जहाँ पर आप दोनों ने अपने आप को शट डाउन कर दिया है, जहाँ पर आप दोनों अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, और कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तो एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम करने का, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने का, लड़ाई झगड़ा करने का. बिल्कुल. अवेयरनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है इस लेवल पे कि क्या और कहाँ पर चीज़ें एग्जैक्टली कारण लाए कर रहा है, कहाँ पर हम देख करके अपने अपने फ्रंट पे सुधार कर सकते हैं. वो अवेयरनेस है ही वो नहीं. एंगर इतना ज्यादा हो गया, डिटैचमेंट इतनी ज्यादा हो गई, हम साथ में रह रहे हैं लेकिन है साथ में नहीं. वी आर लिविंग इन वन हाउस बट वी आर लिविंग डिफरेंट लाइफ. साथ में है अभी तो हस्बैंड इज बिजी ऑन फोन, वाइफ इज बिजी विद चिल्ड्रन, वर्क, अपनी अलग अलग लाइफ चला रहे हैं घर में. So, वो सिचुएशन जब आ जाती है तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है. तो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल हेल्प तब सीख कर लेनी चाहिए. आपको पता चल जाना चाहिए कि लाइफ गलत ट्रैक पे जा रही है और इसका एंड तो फिर वही होने वाला है. ये इनविजिबल डिवोर्स से विजिबल डिवोर्स में कन्वर्ट होने वाला है. आज नहीं तो कल होना ही है. एंड देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इन्हीं सिचुएशंस में आते हैं. व्हेन यू आर नॉट एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी, देन यू नीड दैट affection, you need that friendship, that company somewhere else. You look it for somewhere else. That's so true. मोनिका, डिवोर्स की बात आई है तो आई वुड से आजकल डिवोर्स रेट काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं. राइट. कोई भी यंग कपल जैसे शादी कर रहे होते हैं तो पहले ही माइंड में आता है इतना खर्चा तो कर रहे हैं, क्या शादी टिकेगी? आई डोंट. सो
Why this problem is increasing so much? ये वेस्टर्न में हमारे कभी हिंदू सोसाइटी में तो खैर हमने कभी पहले डाइवोर्स की बात सुनते ही नहीं थे, हाँ। दूसरे कल्चर्स में फिर भी तलाक की वेस्टर्न वर्ड में डिवोर्स के शब्द हैं, हमारे तो कहते हैं होते भी नहीं था, हमने कोई एग्जैक्टली। पर अब हमारी कंट्री में भी बहुत बढ़ता जा रहा है। यंग बच्चे, एक तो मैं बोलूँगी एक जो प्रॉब्लम और भी दिखती है, शादी करने से बहुत घबराते हैं। बहुत सारे लोग तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, लिविंग में आ जाएँगे कि यार शादी के पचड़े से बचो, इससे अच्छा है कि लिविंग में चले जाओ, राइट? ट्रू। और अगर शादियाँ हो भी रही हैं तो टिक कम रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? एक तो जो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि हमारे हिंदू सिस्टम में डिवोर्स के लिए वर्ड ही नहीं बना है। देयर इज नो वर्ड फॉर डिवोर्स। Right. तलाक बोलते हैं जो मुस्लिम, ये उर्दू का शब्द है। हिंदी में डिवोर्स के लिए वर्ड ही नहीं है। तो वो जो पुराना बना हुआ ना 7 जन्मों का साथ, Right. तो उसमें डिवोर्स की तो जगह ही नहीं थी कभी। राइट, हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं सीधे, एक जन्म की नहीं। राइट। बट अभी डिवोर्स एक तो रेट इसलिए बढ़ गया है बिकॉज हमारी सोसाइटी जो है, हमारा कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। राइट। राइट। एक तो वो, और दूसरा हम लोग बहुत ज़्यादा जेंडर रोल स्विच हो रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम बोलते हैं कि शादी हुई, जैसे आपने बोला, तो पेरेंट्स भी बच्चों को, पुराने ज़माने में मदर होती थी ना, शादी होती थी, मेरी मम्मी भी मुझे बताती है कि नानी ने बोल के भेजा था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ना वापस नहीं आना, हाँ। वहीं सेटल कर लेना। हाँ। और अभी पेरेंट्स हम बोलते हैं कि बेटा प्रॉब्लम होगी ना तो कम बैक, वी विल मैनेज। तो मैं उस पुराने सिस्टम को ठीक नहीं बोल रही हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम पहले ही रेडी होते हैं कि प्रॉब्लम हुई तो मैं छोड़ दूंगी, राइट। या प्रॉब्लम हुई तो हाँ, यही माइंडसेट रहता है हमारा। एज आई ऑलवेज से कि हमारे माइंड में एक प्लान ए और प्लान बी रेडी रहता है। अगर आपके Right. पास प्लान बी रेडी है ना, तो आपका प्लान ए जो मैरिज थी वो कभी काम नहीं करेगी। राइट। बिकॉज आप रेडी हो फाइनेंशियली, और आपको पता है कि कल मेरा डिवोर्स हुआ तो उसके लिए लोगों के आज की डेट में यंग कपल्स हैव 2 सेपरेट बैंक अकाउंट्स, दे हैव सेपरेट फाइनेंसेस। मेरा पैसा और तुम्हारा पैसा अलग अलग है। आई एम फ्रॉम अ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वेर इन आई डोंट बिलीव, क्योंकि आप पहले ही डिविजन करके चल रहे हो रिलेशनशिप के अंदर। राइट। यू आर रेडी एनी मोमेंट एनी टाइम। अभी झगड़ा हुआ, आई एम रेडी टू सस्टेन माई सेल्फ, राइट। योर प्लान बी इज रेडी। जब वो प्लान बी आपका रेडी है और एक्टिवेट हो जाता है हर छोटे से आर्ग्यूमेंट के ऊपर, वो दैट्स सो ट्रू। तो वो टॉलरेंस खत्म हो गई है। कोई किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता है। आई एम ऑन माई ओन, मेरे को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, और मुझे कुछ बोलो मत। राइट। राइट। मुझे कुछ मत कहो। कमिटमेंट फोबिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दैट्स सो ट्रू। फैमिली सिस्टम पहले जब थे ना, तो थोड़ा सा फैमिली सिस्टम था, कुछ प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के अंदर हुई, रूम में बाहर आए, फैमिली से बात की, थोड़ा सा सेटल हो जाता है, मूड ठीक हो जाता है कुछ। आज कोई है नहीं बाहर आने के बाद, देयर ओन। बाहर आने के बाद कोई नहीं, बाहर आने के बाद सिर्फ फोन है। और फोन में ऐसा है ना, अगर आपने डिवोर्स वर्ड बोला है, अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, आपको सारे उससे रिलेटेड रील्स मिलेंगे, फोन आपको सुन रहा है। आई नो, वो तो है। तो वो और फ्यूम कर देता है आपको, तो आपका माइंड कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब आप उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं और टॉलरेंस लेवल नहीं है, कमिटमेंट आप देना नहीं चाहते हैं, तो डिवोर्स रेट तो बढ़ेगा। राइट। हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हम अपने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। दैट्स सो ट्रू मोनिका। और मोनिका, जब जेंडर रोल रिवर्सल की बात आती है, मतलब पहले काफ़ी डिफाइन रोल हुआ करते थे। मैन है वो बाहर जाएगा कमाएगा, विमेन है घर का काम करेंगी। हमारे शायद पेरेंट्स के टाइम की बात कर रही हूँ, बहुत ही डिफाइन रोल होते थे, है ना। घर का सारे काम, एटलीस्ट किचन से रिलेटेड, घर का पूरा साल संभाल करना, फाइनेंसेस हमेशा फादर के ही रहते थे, बाहर जाके वर्क करने का। हमारे टाइम पे थोड़ा सा चेंज हुआ कि हमें ये बताया गया कि आपको भी पढ़ना लिखना है, आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ घर ही संभालेंगे, आप भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ये हिम्मत तो बटोरी कि भाई हमें अपने पैरों पे खड़े होना है, पढ़ना है, लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ किचन संभालना हमारे को यही बताया गया कि आप लोगों को ही करना है। हमारे टाइम पे भी लड़कों को ये नहीं सिखाया गया कि आपको किचन करना है। पर शायद अब की जनरेशन में जो जेंडर रोल आ रहे हैं वो और ज़्यादा रिवर्स हो रहे हैं, राइट। इसके बारे में कुछ बताइए। जेंडर रोल रिवर्सल, पहली चीज़ तो नीड ऑफ आवर है।
राइट, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ रैपिड स्पीड, राइट। बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, सो उससे कोप अप करने के लिए नीड ऑफ आर तो है, लेकिन एज आई ऑलवेज से एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट, सो प्रॉब्लम सोशल मीडिया का आ जाता है यहाँ पे कि हम, पहली बात तो एज यू मेंशन कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी की है, उसमें लड़कियों को तो सिखा दिया कि खाना भी बनाना आना चाहिए और बाहर जाके कमाना भी आना चाहिए, राइट। लेकिन लड़कों को नहीं बताया कि आपको खाना बनाना आना चाहिए। अब उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ गई कि जो फीमेल है उसके ऊपर प्रेशर दोनों चीज़ों का आ गया। राइट। अब हस्बैंड्स की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि अच्छा तुम कमा भी लो और घर भी संभाल लो और बच्चे भी संभाल लो और रिलेशनशिप भी, फैमिली भी संभाल लो, सब कुछ संभाल लो, और मैं तो सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ कि मुझे तो दूसरा सिखाया नहीं मेरी मम्मी ने। So वो ये नहीं समझ रहे हैं, अच्छा जब खाना अच्छा नहीं बना रही है तो वो भी बोल दो कि यार क्या बनाया है तुमने, मेरी मम्मी तो इतना अच्छा बनाती थी, तो तुम्हारी मम्मी बाहर जाके काम नहीं करती थी, ये तुमने नहीं देखा। वो तुमने नहीं देखा कि आपने जब एक फीमेल के प्लेटर में बहुत सारी चीजें बढ़ा दी हैं, तब उसका जो पोर्शन जो है वो प्लेट का साइज तो उतना ही है उसका। राइट। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी हमारी क्वांटिटी एज कम की हो वुमेन जाएगी में उसमें। फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस लेवल इसीलिए बढ़ी उसकी हुई वजह है। से, यस, उसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। राइट। तो जेंडर रोल तो आपको चेंज करने हैं। पहली बात तो आज जो पेरेंट्स हैं उनको बेटों को रेडी करना है, बॉयज को रेडी करना है, सो दैट वो भी थोड़े से जेंडर रोल स्विच कर पाए, राइट। ले पाए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर पाए। दूसरा, अभी जो यंग कपल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये ज़रूरी है कि अभी ट्रांजिशन फेज है, पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हस्बैंड्स को समझना पड़ेगा कि मम्मी ने तो नहीं सिखाया लेकिन हम सीख सकते हैं, राइट, वी कैन लर्न सर्टेन थिंग्स, माई वाइफ इज हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल, आई शुड पिच इन एंड सपोर्ट हर, राइट। सो वो सपोर्ट यंग कपल्स में हस्बैंड्स को देना पड़ेगा। एंड फीमेल्स को भी ये समझना पड़ेगा, अगर आपकी फ्रेंड का हस्बैंड या आपके कोई भी जान पहचान में किसी का हस्बैंड ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, ही इज़ डिफरेंट पर्सन, योर हस्बैंड इज़ वेरी डिफरेंट, डू नॉट कंपेयर। हम बहुत सारी चीज़ों में दूसरे रिलेशनशिप को देख के कंपेयर करने लगते हैं कि उनके पास तो ये है, व्हाई यू कांट डू इट। हम ये नहीं देखते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अलग है हमसे। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी कपल इज डिफरेंट, एवरी रिलेशनशिप डायनेमिक्स आर डिफरेंट। तो वो जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, तो हम अपनी अच्छी लाइफ भी खराब करने लगते हैं। तो वो कंपैरिजन छोड़ना चाहिए, और जेंडर रोल्स चेंज होंगे, इट विल टेक टाइम, and everybody need to invest in this. Very important role for parents to play today is to teach their sons to learn certain other roles their mothers are playing today, so that they are able to help their wives in future, right? And हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी बहुत ज़्यादा आ गई है, फिर थोड़ा उल्टा चलने लग गया है कि गर्ल्स को हम बिल्कुल ही वो हो गया गर्ल्स का कि नहीं, फेमिनिज्म के चलते व्हाई शुड आई डू इट, राइट। यू नो। शायद ये कहीं हमने अपने फ्रस्ट्रेशन भी डाले हैं, हमको दो दो चीज़ें एक साथ करने को मिल गई तो हमने अपने बच्चों को बोला अरे तुम मत करना, मतलब तुम एक ही चूज कर लो, या हमने हर चीज़ प्लेटर में देनी शुरू कर दी, क्योंकि फाइनेंशियली हमने इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हर चीज़ प्लेटर में, लड़कियों को लड़कों को बोथ। अब हम सेम पालते हैं दोनों बच्चों को, राइट, सेम तो पालते हैं। मुझे कहीं ना कहीं फिर बच्चों का टॉपिक थोड़ा अलग हो जाता है, बट मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे रेड कारपेट पे लाइफ जी रहे हैं, राइट, और वो बहुत प्रॉब्लम देने वाली है उन्हें आगे जाके। बहुत हो ही रही है, जेनजी की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आजकल वर्क प्लेस पे भी काफ़ी ऐसे न्यूज़ आए हैं कि वर्क प्लेस पे भी जेनजी जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, मोटिवेटेड होकर के काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं। देयर आर कंपनीज हु आर स्पेसिफिकली नॉट हायरिंग जेनजी, हाँ, वो बिकॉज वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। बट दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखा जाए मोनिका, तो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को ही थोड़ा सा इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको अपने साथ मर्ज करना पड़ेगा, रादर देन की नॉट हायरिंग, क्योंकि मर्ज तो करना पड़ेगा। थोड़ा पेरेंट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे, बिकॉज हमारी लाइफ पे इतनी फास्ट है, हम बच्चों पर टाइम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। हम अपनी बहुत सारी, एज आई ऑलवेज से, हमने बात भी की थी कि बहुत सारी चीज़ें कर लेना चाहते हैं हम लाइफ में, तो उस चक्कर में ना हम
प्रायोरिटीज सेट करना भूल जाते हैं, That's so true. That's राइट so true. हम रिलेशनशिप्स को अपने भूल जाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ भूल जाते हैं। हम बड़ा आसान है बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे के बैठा दो कि तुम नहीं करो, दीदी कर लेगी काम, हम मेड दीदी रख देंगे, वो सब कुछ कर लेंगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच आवर चिल्ड्रन टू लर्न टू डू देयर ओन थिंग्स। अपना काम खुद करना आना चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग होती जा रही है, और वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जेंडर रोल्स जैसे हमने देखा कि उसकी वजह से भी कि हम लड़कियों को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे हैं, और लड़कों को तो हमने सिखाया ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, घर से रिलेटेड रिश्तेदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। True. जब हमने सिखाया ही नहीं तो दोनों ही अब इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, दोनों ही अपने आप को प्रायोरिटी, अपने कामों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसे में रिलेशनशिप के लिए कोई ज़मीन जिसको हम नींव बेस कहते हैं वो हिली हुई है, राइट? तो ऐसे में डाइवोर्स के केसेस ऑब्वियसली बढ़ते जा रहे हैं। ट्रू ट्रू। आई ऑलवेज से कि बहुत ही वीक फाउंडेशन पे चलते हैं हम लोग, राइट। हमारे रिलेशनशिप जो है वो बहुत शेकी फाउंडेशन पे है, वो फ्लिम्जी है, हिलता रहता है। अब जब स्टेबल नहीं है आपका फाउंडेशन, तो आप उस पे खड़े कैसे स्टेबल रह सकते हैं? तो आप खुद भी हिलते रहेंगे। आपके रिलेशनशिप जो भी करोगे वो हर चीज उस पे स्टेबल नहीं रहेगी कुछ भी। एंड फिर भी रिलेशनशिप हमारी बहुत बड़ी नीड है। आप एज ए रिलेशनशिप कोच आप भी जानते होंगे, जितने भी लोग आते होंगे, आसानी से कोई भी छोड़ना तो नहीं ही चाहता है, डाइवोर्स भी कोई लेना भी नहीं ही चाहता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज ए ह्यूमन बीइंग। चाहे लड़का कह लो चाहे लड़की कह लो, हम एक छोड़ेंगे कुछ टाइम के बाद फिर हम दूसरे में जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर, क्योंकि वो हमारी अंदर से एक नीड होती है कि हमें रिश्तों में रहना है, इसलिए हम संभालना भी चाहते हैं। तो कैसे उसको संभालने के लिए हम उनको छोड़ें या संभालें, ये जो एक कंफ्यूजन रहता है उनके अंदर, कैसे उनको करना चाहिए? एंड एज ए रिलेशनशिप कोच आप क्या वहाँ पर उनके साथ किस तरीके से सेट करते हैं डायनेमिक्स, क्या बातें करते हैं? ये ना, जब अभी हमने डिस्कस भी किया था वर्चुअल डिवोर्स, ये जो इनविजिबल डिवोर्स का टॉपिक, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है जब दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक गैप आ जाता है रिलेशनशिप में बहुत बड़ा। कई मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं जहाँ वाइफ बोलती है कि आई फील दैट आई एम द ओनली वन ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द थिंग्स we built together, right? It's not easy to leave, right? And not everybody wants to leave. So वो चीज़ें जो अपने इतने with so much of love and excitement you created together, now you are leaving things, especially your children are involved. वो चीज़ें छोड़ के आपको दोबारा, it's a very confused state, very difficult state of mind, very emotional situation wherein every day you are there. Staying is like killing yourself there, and moving is not possible. One, you yourself do not want to leave. Second, you have social pressure, social stigma is there. You have children involved, you have families involved, family pressure is there. Your families are, of course there's a lot of pressure from family. Right. So उसमें ना सिचुएशन में एक तो सबसे बड़ी गलती बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं, दे वांट टू दे स्टार्ट इन्वॉल्विंग देयर फ्रेंड्स, दे स्टार्ट इन्वॉल्विंग देयर पेरेंट्स। अच्छा, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हो, इमेजिन करो बहुत सारे लोग जो होते हैं, पहले तो वो खुद ही स्टेबल नहीं है, खुद ही नहीं पता कोई चीज़ को हैंडल कैसे करना है, राइट? सो इमेजिन अ सिचुएशन, यू आर हायरिंग अ ड्राइविंग कोच और अ टीचर जिसे खुद ड्राइविंग नहीं आती है, तो एक्सीडेंट तो होगा, वो आपके हिसाब से नहीं होगा, उसके हिसाब से हो जाएगा, राइट? सो आप उससे एडवाइस ले रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। सेकेंड, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, बट पेरेंट्स आर नॉट कैपेबल टू हेल्प यू रिजॉल्व द सिचुएशंस हियर। व्हाई? बिकॉज आज की प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं, उनके टाइम पे सिचुएशंस बिल्कुल अलग थी। That's so true. अब वो सिचुएशंस उन्हें आज नहीं पता क्या है, टू सम एक्सटेंट वो बोलेंगे, फिर चीज़ें सप्रेस करेंगे, बहुत सारा प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ गर्ल इन्वॉल्व्स हर पेरेंट्स और इन लॉज,
हस्बैंड को बहुत सारी चीज़ें प्रेशर में ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ेंगी, राइट। एक तो वो कर देंगे पर वो अगेन वो सप्रेशन हो जाता है, रिजोल्यूशन नहीं होता है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, आज चीज़ हुई कल सॉल्व अगर हो भी गई, ही हैज़ टू फेस देम एवरी डे। बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि आपने पेरेंट्स का एक जजमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा अगेंस्ट, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो या डॉटर इन लॉ के लिए हो, बिकॉज एक थोड़ा बायस्ड रहता है, राइट। अब वो जजमेंट रोज उनको फेस करना है उसे, राइट। वो कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है और वो लाइफ लॉन्ग है, कभी खत्म नहीं होने वाली है, और वो इट विल कंटिन्यू टू स्ट्रेन योर रिलेशनशिप। आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा बिकॉज एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा दैट शी और ही made it open in front of my parents. बिल्कुल, right? so true. So friends में भी होता है, friends तो family नहीं है, तो कितना भी कर लो, वो जो Chinese whisper होता है ना, वो आगे आगे निकलता रहता है, then your personal life becomes public first of all. That's so true. Second, और वो बहुत hurtful होता है. I have a case wherein the couple fought in front of their friends, involving friends, and it was a regular practice. The friend used to get involved in everything. Okay, she was their best friend. अब हुआ क्या, she was girl's best friend, wife's best friend. She used to help them patch up things. उसके सामने पूरा झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर पेरेंट्स के सामने भी हो रहा है, everything is happening publicly, involving others, क्योंकि हम दोनों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, ये सब इन्वॉल्व है उसमें। अल्टीमेटली क्या हुआ, डिवोर्स हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आप दोनों की लाइफ पूरी चेंज हो गई, आप दोनों की लाइफ पूरी पब्लिक हो गई। वाई? बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर इन्वॉल्विंग एवरीबडी अराउंड एंड योर हस्बैंड हैज़ टू फेस दिस। वो हर किसी की जजमेंट का, ही इज सब्जेक्ट टू जजमेंट फ्रॉम एवरीवन। सो इस केस में आई ऑलवेज सजेस्ट इन्वॉल्व अ प्रोफेशनल, सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। वाई? One, they know how to deal with current situations, right? What is going on in today's world. Right. Second, आपने एडवाइस लिया, उसके बाद आपका रिलेशनशिप रूटीन लाइफ से खत्म हो जाता है। Nobody, neither wife nor husband, has to face that person every day publicly in front of everyone. That's so true. That's so true. वो एक independent opinion भी हो जाती है. Nobody, that person does not have a biased opinion. Plus, you don't have to face them in everyday life. That's so true. So मेरे भी पास जैसे कपल काउंसलिंग के लिए लड़की आई थी, तो उस अपने फादर के साथ आई थी वो अपनी मैरिज की बात करने के लिए। एंड देन शी सेड कि मेरे फादर ही उनसे बात कर ले, मेरे फादर इन्वॉल्व हैं। मैंने कहा इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने पेरेंट्स को अपनी मैरिज में मत इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्या होगा, अभी आपके फादर आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी उनको ऑब्वियसली कुछ गुस्सा आएगा अपनी डॉटर के बिहाफ पे, वो दामाद को कुछ बोल देंगे, दामाद ने गुस्से में कुछ बोल दिया। अभी आप लोग का हो सकता है थोड़े टाइम के बाद पैचअप हो जाए, लेकिन ये जो यहाँ पर कड़वाहट आ गई, जो उनके मन में बात आ गई कि मेरे तो ससुर मेरी इज्जत नहीं करते हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। या फादर इन लॉ के मन में बात आ गई कि मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करी। मतलब इंसान अपनी बेइज्जती एक बार को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर पेरेंट्स की बेइज्जती कर दे स्पाउस, तो वो उनके लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरी माँ को ऐसे बोल दिया, मेरे बाप को। तो ये होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। पेरेंट्स इन्वॉल्व होने से सिचुएशंस खराब ही होती हैं, इम्प्रूव नहीं होती कभी भी बहुत। और वो इम्प्रूव रेजोल्यूशन नहीं होता, वो सप्रेशन हो सकता है फॉर द टाइम बिंग। बिल्कुल सही बात है। बाद में जब आप कोई भी चीज लाइफ में सप्रेस करते हो, हमेशा डबल फोर्स के साथ बाहर आती है। वो किसी और फॉर्म में आए, उसमें आए, आती तो है। दैट्स सो ट्रू। तो कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व नहीं करें अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि अल्टीमेटली कई बार हो सकता है डाइवोर्स आपका हो जाए, कई बार आपका पैचअप भी हो जाए। आप तो पैचअप कर लोगे, लेकिन ये जो 4 लोगों के साथ आपने आगे आकर के अपनी बातें उगली ना, उनके लिए आपके माइंड में फिर और बातें, अच्छा इसने इसके बारे में ये बोला था, इसने इसको ये बोला था। मतलब आपके अपने ही लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है खराब होने शुरू हो जाए। पेरेंट्स का क्या होता है ना, अगर लड़की के पेरेंट्स हैं तो वो एक प्रेजुडिस हो जाता है दामाद के लिए, हो जाता है। लड़के के पेरेंट्स हैं तो जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, दे हैव यू नो सॉफ्ट कॉर्नर अपने बच्चे के लिए ऑब्वियसली रहेगा। तो फिर अब वो जितना भी कर लें, अब वो आप दोनों तो भूल जाओगे, वो नहीं भूलेंगे, उनके माइंड में रहेगा। और अगेन वो और ज्यादा इमोशनली स्ट्रगल कर सकते हैं खुद के लिए, वो हेल्प कुछ खास कर नहीं कर सकते। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, कम से कम
आप लोगों का बाहर की तरफ वो फेस नहीं होगा। इंसान चाहता है कि हमारे It's a way- अपने रिलेशनशिप्स हम्म, अच्छे ही बने रहें हम्म, लोगों के साथ। नोबडी वांट्स कि मतलब फैमिली के अंदर हम इस तरीके की अपनी हाँ, चीजें, पर्सनल चीजें बाहर दिखाएं। राइट। होना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं ये गलती, करते और वो हैं, छोटी चीज़ें बड़ी होके वो डिवोर्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल होते हैं। वो एक्चुअली अपनी ही गलती होती है कि जो चीज़ आप खुद सॉल्व कर सकते थे, सही बात या है। आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेके सॉल्व कर सकते थे, आपने सारे रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर लिया, दोनों साइड की फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए। व्हाई डू दे नीड टू नो इट? सीरियसली, दैट्स सो ट्रू। सो मोनिका, रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ती ही जा रही हैं एज वी आर सीइंग, राइट? पर ऐसे कुछ कॉमन टिप्स क्या आप बता सकते हैं कपल्स को, जिसको यूज़ करके वो अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें? कॉम्प्लिकेशन अगर दिख रही हैं तो उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करके आगे बढ़ पाएँ, क्या बताना चाहोगे? देर आर फ्यू थिंग्स वी कैन मैनेज एट आवर एंड। कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स हैं, कुछ हमें फॉलो कर लेने चाहिए लाइफ में। नंबर वन, आई वुड से नेवर गो टू स्लीप विद एन ओपन आर्ग्यूमेंट। ओके। बिकॉज आप जब सो जाते हो वो आर्ग्यूमेंट ओपन छोड़ के, तो माइंड में पूरी रात यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट, एंड देन वी कुक स्टोरीज ऑन दैट जो होती भी नहीं है, एंड देन हम सुबह के लिए नई चीज प्लान करके सो जाते हैं। सो नेवर गो टू स्लीप विद एन ओपन आर्ग्यूमेंट। ओके। एंड सेकेंड इज, if one of you has to win an argument, let it be your partner. ये तो बड़ा मुश्किल है, मतलब हम करते ही इसलिए कम्युनिकेशन के में जीतना है। ये तो गेम थोड़ी खेल रहे हैं हम यहाँ पे, वही ये तो समझना है, बहुत जरूरी है। यही समझना जरूरी है कि ये आप गेम नहीं है, ये हीट ऑफ द मोमेंट होती है सिर्फ, उसके बाद तो आप जीत भी जाओ तो आप जीत के हार जाते हो रियलिटी में। तो अगर ये रूल है बेसिक, अगर आप लाइफ के आर्ग्यूमेंट्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स कम करना चाहते हो, इफ यू फील वन हैज टू विन द आर्ग्यूमेंट, लेट इट बी योर पार्टनर। दैट्स सो ट्रू। And next, I would say, if you, always treat your partner the way they want to be treated, not the way you want to be treated. Everybody has different language. जैसा उनको पसंद है, whatever your wife, your husband wants to be treated, just treat them the way they want to be treated. It will make your life beautiful, I'm telling you. एंड लास्ट थिंग इज फॉर इमोशनल इंटीमेसी, जो आजकल बहुत ज़्यादा कपल्स में ख़त्म होती जा रही है, और वो बेसिक रीज़न है सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का। इमोशनल इंटीमेसी को इम्प्रूव करने के लिए देयर इज़ अ स्टडी बिहाइंड इट, 8 hugs a day to maintain any emotional intimacy between the couples or even with your children. Make a rule at home, have 8 hugs a day at least to manage the relationship, emotional intimacy. ये एक बेसिक सा रूल है, और ये बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हंसते हैं इसके लिए कि हम तो बात भी नहीं कर रहे। स्टार्ट स्लो, बट दैट शुड बी योर टारगेट. Things will start to change once you start doing it. And then as I mentioned, never have plan B, always have plan A. Keep plan A and focus on that. Plan A is your marriage, you're together, you're a team, and then focus on that. Plan B को आपने अगर रखा तो विदिन सेकेंड्स वो एक्टिवेट हो जाता है। ये मैरिज है, ये कोई आपका करियर नहीं है कि आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रख लिया है। दिस इज द मैरिज। और ये डिवोर्स का बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट में। हम कभी भी, जैसे बहुत ट्रूली सेड, ये बहुत बार ऐसे कहा भी जा चुका है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए तो कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, कोई दूसरा बच्चा तो अपना छोड़ के आप अडॉप्ट नहीं करोगे, या अपने पेरेंट्स छोड़ करके आप अडॉप्ट नहीं करोगे। लेकिन शादी में क्योंकि आपने ये देख लिया है कि ये कल्चर है, वो भी हमारे देश का नहीं है, बाहर से आया हुआ, आपने देख लिया है कि ये हो सकता है, तो आपने इसको बस अपना लिया है वैसे की वैसी। एंड नाउ यू आर, चलो प्लान बी रख लेते हैं, ये काम नहीं किया तो हम यहाँ चले जाएंगे। यंग जनरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो रिलेशनशिप में आने से पहले ही प्लान बी के साथ आते हैं। राइट, दैट्स सो ट्रू। डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, डिफरेंट फाइनेंसेस, एवरीथिंग माय मनी, योर मनी, सो वो ऑलरेडी ही एक सेपरेशन के माइंडसेट से चल रहे हो। दैट्स सो ट्रू। मैरिजेस में कहीं ना कहीं मोनिका, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर हम एक माइंडसेट नहीं लेके चलते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब हो सकता है कि हमारा कुछ टाइम का कोर्टशिप हो, हम एक दूसरे को जान भी गए हो, हम समझ भी गए हो,
फिर भी मान के चलना चाहिए कि जब आप मैरिज में जाओगे तो आप फिर 2 जने नहीं रहोगे, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। और जब आप वहाँ जाके रहोगे तो ऑब्वियसली वहाँ का तरीका कुछ अलग हो सकता है, वो लोग आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाना और कई चीज़ों के लिए रेडी रहना कि लेट गो करनी पड़ सकती हैं, वो आई थिंक वो एटीट्यूड ना बहुत वो नहीं ज़रूरी है। है। अभी मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी इससे रिलेटेड, जो आप भी बोल रहे हो। दैट पर्सन वाज टेलिंग दैट व्हेन अ गर्ल comes from a different family, she brings certain bricks from that family. That's The boy brings certain bricks from his family. When you're making a new home, you collect certain more bricks. So your house is made with so many different types of bricks. That's So you need to have that acceptance. आप वो वाली bricks निकाल दोगे तो आपके घर का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। That's so true. So वो आपको acceptance लानी पड़ेगी कि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। The boy has his own upbringing, he has his own past, the girl has her own past. You cannot just marry the boy and the girl. You marry the family, you do not marry the That's person. so true. तो वो बहुत सारी जो ब्रिक्स है ना इस स्टोरी में, वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी आपको। और जब आप एक्सेप्ट करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसमें। सीरियसली वही मैरिजेस दिखती हैं जहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब एक जना नहीं, एक जना शायद जब कर रहा होता है तो वो दब दब के काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर जहाँ दोनों लेवल पर एक्सेप्टेंस को अपनाया जा रहा होता है, सरेंडर लेट गो किया जा रहा होता है किसी ना किसी लेवल पे। कोई किसी लेवल पे कर रहा होगा, कोई किसी लेवल पे कर रहा होगा, दोनों को पर करना। जब दोनों जब कर रहे होते हैं ना तो वो मैरिज अच्छी चल जाती है, वो टिक जाती है और लाइफ लॉन्ग की मैरिज होती है। तो आपको माइंडसेट तो लाना ही पड़ेगा कि मैरिज को चलाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, एंड दैट्स ओके। एक्सेप्टेंस तो लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप एक चीज़ की एक्सेप्टेंस ले आते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है, आगे तो फिर चीज़ें हो जाती है। और फर्स्ट स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है हमेशा। दैट्स सो ट्रू। सो मोनिका, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन बिल्ड हुई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को लेकर के। एनी एंडिंग नोट यू वांट टू गिव हियर टू माय ऑडियंस? This is my favorite, and I always say, I already said also, that never have plan B in your life. For relationships, for marriages, keep plan A. Problems आएंगी, problems आती रहेंगी, सीखते चलिए, उस पर काम करते चलिए, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। पेशेंस रखनी पड़ेगी, चीज़ें रिजॉल्व करने का माइंडसेट रखना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें रिजॉल्व करने का माइंडसेट ना रखते हुए आप सोच रहे हैं कि मैंने जो बोल दिया मुझे तो वही चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, और डू नॉट आस्क मी टू चेंज एनीथिंग, चेंज माई हस्बैंड, चेंज माई वाइफ, इट वोंट वर्क। It won't work. That's so true. That's so true. Thank you, Monica, for Thank you so coming in much. my podcast and building such a great conversation. Thank you so much. Thanks for having me. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।